learners, welcome to Level Up CLAT PG. So, as we promised, हम आ गए हैं द लास्ट वीडियो ऑफ लेके लाइक टॉप 10 जजमेंट्स ऑफ 2024। इसके साथ और जजमेंट्स भी आएंगे, इसके साथ 2022 के भी वीडियोस आने वाले हैं, 23 के भी डन हैं, ठीक है। और 25 देखो यार, आप एक चीज जानते हो कि 25 जो है 2025 का जो पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 का पेपर का जजमेंट्स, क्योंकि जो हमारा 2026 का पेपर अभी हुआ था उसमें आप ये देखिए 2024 के केसेस और क्वेश्चंस को काफी रिपीट किया गया था, ठीक है। तो इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके मैं करीब करीब 20 जजमेंट्स लेके आऊंगा, ठीक है। तो वो 10 वीडियोस की सीरीज रहेगी। सबके जो क्वेश्चन होंगे आप लोग को बता बता के थक गया हूं, एक ही जगह अपलोड होगा। कहां अपलोड होगा? लेवल अप क्लैट पीजी टेलीग्राम कम्युनिटी पे। तो टेलीग्राम कम्युनिटी को प्लीज ज्वाइन करिए। आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस, और मैं कुछ कर भी नहीं सकता, धमकी देने तो मैं आया नहीं हूं, तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज उसको ज्वाइन करिए। उसको ज्वाइन करेंगे आपका ही बेनिफिट है। जितने भी केस मैं कवर कर रहा हूँ 20 इसके और बाकी 10 इन सब ईयर्स के, आप समझ लीजिए 26 के चलते रहेंगे। करीब करीब मैं 100+ केसेस कवर करूंगा यार, टिल द पेपर इससे भी कहीं ज्यादा कवर करूंगा, 120 125 केसेस कवर करूंगा। सबके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सब मिला मिला के आप मान के चल लो मैं आपके 1000 क्वेश्चंस भी लगवा दूंगा। और ये साथ ही साथ बाकी बहुत जल्द हम क्रिमिनल लॉ की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। क्रिमिनल लॉ आपका हम लोग शुरू करवाएंगे, बीएनएस से शुरू करेंगे, आगाज करेंगे। क्रिमिनल लॉ की वीडियो को आपने काफी प्यार दिया, मुझे बहुत पसंद आया, आपने मेरी अप्रोच पसंद करी। बट क्रिमिनल लॉ हम सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, हम शुरू करेंगे क्रिमिनल लॉ की सीरीज। क्रिमिनल लॉ पे, जूरिस्प्रूडेंस पे, सब पे वीडियो आने वाले हैं। प्लीज सब्सक्राइब करो यार, और मैं क्या ही बोल सकता हूँ, बाकी टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करो, ठीक है। और हाँ, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज ही AIB का नोटिफिकेशन आया है, 7 जून को एग्जामिनेशन है, तो प्लीज़ उस पर भी ज़रा ध्यान देना, ठीक है। आप लोग का जिसका आप लोग बाद में प्रिपेयर कर रहे हो, जिनका नहीं क्लियर हुआ, जिन्होंने नहीं दिया एग्जामिनेशन, प्लीज़ फॉर्म भरने की डेट अप्रैल में है, उस पर भी एक शॉर्ट आया ही होगी, आप लोगों ने देखी ही होगी। तो भाई प्लीज़ अब भर देना फॉर्म, AIB क्लियर कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अकेडमिक्स में ज़रूरत है, बट प्लीज़ क्लियर मतलब उसको भर देना, आपको बेनिफिट ही मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो भाई टॉप 10 जजमेंट्स ऑफ 2024, अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। ये केस क्यों मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं? 2025 के पेपर था, 25 का 2026 का जो पेपर हुआ था उसमें ये केस आया था। ये केस आया था, 5 क्वेश्चन आए थे, जिसने पढ़ा था उसने सही कर लिया, जिसने नहीं पढ़ा था वो एवं, ठीक है। तो इसलिए इस केस को कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस साल भी आ जाएगा, पर मैं इतना कह सकता हूं कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। किसी ना किसी लॉ एंट्रेंस टेस्ट में आपको ये मिल जाएगा, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं तो केस का नाम क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वर्सेस नरेश अग्रवाल 2024। सो ये केस था रिगार्डिंग वेदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज अ माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी और नॉट, ठीक है। तो हम लोग इसको डील करने वाले हैं आज, अच्छे से देखेंगे कौन से आर्टिकल्स इन्वॉल्व थे, क्या हिस्ट्री थी। क्योंकि यार देखो, जब हम बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तो ये कोई आज की यूनिवर्सिटी नहीं है, इट्स अ वेरी ओल्ड यूनिवर्सिटी, इट हैज अ वेरी रिच हेरिटेज। इनफैक्ट मैं यहाँ के स्कॉलर्स से मिला हूँ, बहुत ही शार्प लोग होते हैं यहाँ के। AMU जो है उसका एक बहुत बड़ा हेरिटेज है। तो जब हम लोग AMU के बारे में बात करेंगे तो यार हम ऑब्वियसली इसके थोड़ा सा हिस्ट्री में भी ड्वेल करेंगे कि भाई कहाँ से सारा कुछ शुरू हुआ, सारा मैटर, सारा बात का जो लत बोलो बाप है वो कहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। नरेश अग्रवाल जिन्होंने इनके खिलाफ जिनके मतलब अगेंस्ट इनकी पार्टी थे। बाकी भाई जजमेंट समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट इसलिए बोल रहा हूँ। 7 जजेस की बेंच थी, 7 जज की बेंच थी, 4:3 की मेजोरिटी थी। मेजोरिटी कौन था? चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, ठीक है, जिन्होंने लीडिंग ओपिनियन तुम्हारा क्या कहते हैं दिया था। बाकी जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा। डिसेंट में कौन था? जस्टिस सूर्यकांत जो अभी चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। तो दिस वाज द बेंच। बेंच में अगेन बोलूंगा भाई, हर कोई जजमेंट की तुम अगर बेंच याद करने बैठ गए तब तो हो गया काम, तो कल्याण मत करो। इसलिए मैं तुमको ये सजेस्ट करूंगा कि भाई नंबर ऑफ जो इंपॉर्टेंट बेंचेस हैं उसमें भाई ओपिनियन याद रख लो, डिसेंटिंग ओपिनियन। क्योंकि भाई कभी कभी क्लैट PG वाले खेलते हैं तुमसे खेल, वो पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि यार बताओ ये जजमेंट आया, इसमें डिसेंटिंग ओपिनियन किसका था। अब यार ये लक वाला है, किसी ने अगर पढ़ लिया, उसको रिकॉल कर गया उस समय, तो मार देगा वो। अब आपने नहीं पढ़ा था, ध्यान ही नहीं दिया, तो ऐसा नहीं कि लोड लेना है उस चीज का, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। ऐसे सेरेंडिपिटी वाले क्वेश्चन आते रहते हैं। हमारा काम क्या है? जो हो रहा है बना दो, नहीं हो रहा है जयराम जी की बोल के आगे बढ़ जाओ। पेपर बहुत बड़ा है, समय बहुत कम है, बहुत क्वेश्चन है, सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है। अटेम्प्ट अच्छे रखना। मैंने खुद के अपने अटेम्प्ट में, अपने मतलब जो मैंने अटेम्प्ट किया था क्लैट PG, उसमें 115 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आउट ऑफ 120, ठीक है। अब आप कहोगे तो बहुत ज़्यादा है, नहीं, मेरी एक्यूरेसी भी ठीक ठीक थी, लाइक मेरी एक्यूरेसी भी अच्छी थी इसमें से। तो एक्यूरेसी अच्छी कैसे करना है, सब कुछ कैसे करना है, उस पर बात करेंगे। बट हाँ, अटेम्प्ट्स मैं तुमको हमेशा सजेस्ट करूंगा, अगर अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से लीगल अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई है, अटेम्प्ट्स थोड़े हायर साइड पे रखना। क्योंकि कम साइड पे रखोगे ना तो यार फिर वही चांस है कि यार फिर कम नंबर आएंगे। कम नंबर आएंगे तो फिर सपने का कॉलेज जो तुम सोच रहे हो, कोई सोच रहा होगा कि यार मैं NLS जाऊंगा, नालसार जाऊंगा, ठीक है,
ठीक है, NUJS जाऊंगा, NLUJ जाऊंगा, ठीक है, RML जाऊंगा मजे करने। तो ये टाइप के सपने जब सजा रहे हो यार, तो भाई पढ़ लो, बेटर रहेगा, ठीक है। और अटेम्प्ट थोड़े हायर रखो, क्या पता एक्यूरेसी थोड़ी खराब भी हो जाए तुम्हारी, तो भी तुम्हारे नंबर तो ज़्यादा ही रहेंगे। चलो अब आ जाते हैं बैकग्राउंड्स पे। तो भाई बैकग्राउंड एंड फैक्ट्स, बैकग्राउंड्स बोल दिया गलती से, बैकग्राउंड एंड फैक्ट्स, ठीक है। तो यार अच्छे समझते हैं कि पूरी हिस्ट्री क्या थी, हिस्टोरिकल ओरिजिन क्या थे, क्या शुरू हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है। तो यार जो AMU थी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ मोहम्मदन एंग्लो ओरिजिन यूनिवर्सिटी, ठीक है, एंग्लो ओरिएंटल यूनिवर्सिटी। तो बेसिकली इसका जो नेचर था जब एस्टैब्लिश हुई थी, इनको किसने एस्टैब्लिश किया था? सर सैयद अहमद खान ने। और इसको एस्टैब्लिश किया था एज, एक मिनट थोड़ा सा गलत लिख गया, यस, हाँ, एंग्लो मोहम्मदन, एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल यूनिवर्सिटी। इन्होंने इस तरीके से इसको, इनफैक्ट यूनिवर्सिटी नहीं, इसमें शायद से इन्होंने कॉलेज यूज किया था, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अंतर होता है, बताऊंगा आगे। तो ये बोला इन्होंने एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज के नाम से एस्टैब्लिश किया था इसको, ठीक है। तो उसके बाद आगे क्या हुआ, कैसे जो सारी इवेंट्स थे वो अनफोल्ड हुए, उसको हम लोग अब समझेंगे। तो 1920 में क्या होता है, एक एक्ट, एक स्टैट्यूट जिससे ये बनी थी अगर यूनिवर्सिटी, वो पास होता है, AMU एक्ट। जितनी भी आप यूनिवर्सिटी देखते हो, इनफैक्ट आपका जो NLUs भी देखते हो आप, वो एक एक्ट के थ्रू बनी हुई है, वो एक स्टैट्यूट के थ्रू बनी हुई है, उसी से उनको पावर मिल रही है, समझे। तो आप उस एक्ट को भी जरा, हर NLU का एक्ट तो याद रखोगे, पर हाँ यहाँ पे याद रखना कि जो मेन इशू इन क्वेश्चन था इस एक्ट का कारण था AMU एक्ट 1920, जिससे ये बनी थी। अब होता क्या है कि 1967 में अजीज बादशाह, ठीक है, इस केस का प्रेसिडेंट सेट हो जाता है। क्या इसका डिसीजन आता है, क्या डिसीजन आता है? इस डिसीजन में बोला गया बाय मेजॉरिटी कि जो AMU है वो एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी, माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया जा सकता उसको। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं, बोला गया कि ये माइनॉरिटीज के द्वारा स्टैब्लिश नहीं करी गई थी, ये स्टैब्लिश करी गई थी एज अ एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज। इसमें माइनॉरिटी का क्या लेना देना है? तो ये अजीज बादशाह का प्रेसिडेंट आया, इसके माइनॉरिटी स्टेटस को लेके बहुत समय से मैटर चल रहा था, बहुत समय से डिस्प्यूट चल रहा था। देखो आप लोग समझते हो एक चीज कि आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 ये इसके सेंट्रल फैसेट्स हैं इस केस के। आर्टिकल 29 क्या बोलता है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज। कौन सी माइनॉरिटीज? ये आप लोग खुद सोचिए, ऐसे बता देता हूं फिर भी मैं। लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस, लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस पे जो माइनॉरिटीज हैं उनको राइट है कि वो अपना कल्चर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंड उसके साथ क्या कर सकते हैं? उसके साथ ये कर सकते हैं कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश कर सकते हैं, उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उसके लिए लैंड एक्वायर कर सकते हैं बाई 31A 44th अमेंडमेंट, ताकि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकें, उसको बढ़ा सकें बाया एजुकेशन। बिकॉज कोई भी चीज जिसको तुम, खासकर कल्चर जैसी अच्छी चीज जिसको मतलब बेसिकली लोग प्रिजर्व करना चाहते हैं, जो उनकी एक लीनियज में होता है, भाई तुम कैसे करोगे? एजुकेशन के थ्रू लोगों को समझाओगे, पढ़ाओगे, एजुकेट करोगे। तो बेसिकली मुस्लिम्स अपने कल्चर को AMU में काफी हद तक प्रोटेक्ट करते हैं, इनफैक्ट JMI में भी करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पर स्टैब्लिश जब हुई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा, तो ये हुई थी एज अ एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज, नॉट एज अ माइनॉरिटी और अ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अगर इसको मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरह स्टैब्लिश किया गया होता तो मुस्लिम ऑब्वियसली बाय नेचर वो रिलीजियस माइनॉरिटी है इंडिया में, उनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है कंपेयर टू हिंदू पीपल, तो उनको एक रिलीजियस माइनॉरिटी माना जाता है। जस्ट बिकॉज वो एक रिलीजियस माइनॉरिटी है तो उनके स्टैब्लिश किए गए इंस्टीट्यूशन को एक माइनॉरिटी स्टेटस मिलता। बट अजीज बादशाह केस में जब ये बात बोली गई तो उन्होंने बोला इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज। तो ये एक मोहम्मदन यूनिवर्सिटी नहीं स्टैब्लिश हुई है, इसलिए इट्स नॉट अ माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब आगे जब ये चीज यहां तक सेटल हो गई थी, पर यार देखो जब चीजें सेटल ही हो जाती हैं तो फिर लैंडमार्क जजमेंट कैसे बनते हैं? लैंडमार्क जजमेंट तब बनते हैं ना जब चीजें प्याज के परतों की तरह होती हैं, खुलती जाती हैं, खुलती जाती हैं, खुलती जाती हैं। तो हुआ क्या, 1981 में 1920 एक्ट जिसे AMU बनी थी उसमें अमेंडमेंट किया गया। क्या अमेंडमेंट किया गया? 1981 में इन्होंने क्या किया कि एक चीज करी, इसके एक्ट में चेंज किया, इसमें एक्ट में एक चेंज डाला कि इस यूनिवर्सिटी में बोल दिया इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय मुस्लिम कम्युनिटी। कैसे? इसने लिखा द यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्होंने लिख दिया एस्टैब्लिश्ड, एक्ट अमेंड कर दिया बाय मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। अब इट्स नो मोर just an Anglo Mohammedan Oriental college, but it's established by Muslim of India, and Muslim are what? They are religious minority, and hence इनके हिसाब से अब तो यार मिलना चाहिए हमें स्टेटस, अब तो हमें मिलना चाहिए। तो इसकी बात चली रही थी, पर जो मेन ट्रिगर था वो हुआ है इससे भी काफी समय बाद, ठीक है, 2005 में, जब मैं 4 साल का था। तो 2005 में होता क्या है
कि 2005 में ये जो है एएमयू, ये 50% जो है अपनी सीट्स जो होती है जो पीजी कोर्स मतलब पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की, उसको मुस्लिम्स के लिए, समझ लो। अब आप समझो इस चीज को, इसमें हुआ क्या, एक डिसीजन आया इंटरनेट, इतना मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। इन्होंने किया क्या, इन्होंने ये किया, इन्होंने 2005 में ट्रिगर ऐसे हुआ कि 2005 में इन्होंने कहा कि यार हम लोग ना अपनी 50% पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स इन मेडिकल डोमेन, लाइक मेडिकल फील्ड मतलब तुम्हारा एमडी, एमएस, मास्टर ऑफ डॉक्टरी, मास्टर ऑफ सर्जरी, शायद यही नाम होता है, ठीक है, मेरे को तो पता नहीं है यार इसका। वो सीट्स इन्होंने 50% सीट्स जो हैं वो रिजर्व कर दी मेडिकल फील्ड में, किसके लिए, फॉर मुस्लिम कम्युनिटी। तब जाके बवाल शुरू हुआ कि यार ये स्टेप आप कैसे ले सकते हो जब आप एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो ही नहीं। आप एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होते तब आप पास पावर है, आप इंपावर्ड हो कि आप प्रोविजन बना सकते हो कि आप अपनी कम्युनिटी के लोगों को रिजर्वेशन दो। बट जस्ट बिकॉज यू आर नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, हाउ कैन यू डू दिस? तो दिस वाज द ट्रिगर, दिस वाज द मेन स्ट्रीम इशू, जहां से ये सब बातें शुरू हुई। अब आ जाते हैं हम लोग कि क्या इश्यूज थे, क्या इस सब चीजों पे आगे कैसे ये पूरा प्रोविजन बढ़ा, ठीक है। देखो यार, पहले तो इश्यूज इन्वॉल्व समझो, ठीक है। कैन अ यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश बाय अ स्टैट्यूट लाइक एएमयू एक्ट, जो कहां पे आया था 1920 में, यार ये सब चीजें याद रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं पेपर में। क्लेम माइनॉरिटी स्टेटस अंडर आर्टिकल 30, क्या एक यूनिवर्सिटी जो कि स्टैट्यूट से स्टैब्लिश करी गई है वो माइनॉरिटी स्टेटस क्लेम कर सकती है अंदर आर्टिकल 30? उन्होंने बोला कि देखो जस्ट बिकॉज आपकी, भाई ये भी एक आर्ग्यूमेंट आगे आएगा तो देखोगे कि जस्ट बिकॉज ये चीज हुई है कि यार कोई बोलते हैं वो लोग कि कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है वो एक स्टैट्यूट से बनी हुई है तो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी तो हो ही नहीं सकती। तो ये चीज जब आर्ग्यूमेंट में बोली गई, कई बार ऐसा इस पर जिक्र भी उठा, तो इन्होंने इसका इशू बना दिया कि जस्ट बिकॉज एक यूनिवर्सिटी अगर वो एक स्टैट्यूट से स्टैब्लिश हुई है, क्या वो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती? ये था पहला इशू। दूसरा, कि क्या जो जजमेंट आया था 1967 में एस अजीज बादशाह, वो करेक्टली डिसाइडेड था? क्योंकि इसी जजमेंट ने बोला था कि यार ये एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज है, ये एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं, क्योंकि ये मुस्लिम के थ्रू एस्टैब्लिश नहीं हुई है, मुस्लिम माइनॉरिटी है, ये तो एंग्लो मोहम्मदन है। तो ये जजमेंट क्या करेक्टली इंटरप्रेट कर पाया था उस एक्ट को? क्योंकि यार देखो, वी एज ह्यूमंस आर फैलिएबल, जरूरी नहीं है कि कोई हाई कोर्ट में बैठा है, सुप्रीम कोर्ट में बैठा है तो वो हर काम सही करेगा। भाई गलतियां सबसे होती हैं, बट क्या हम लोग उन गलतियों को सुधार नहीं सकते? बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट उन गलतियों को सुधार के एक नया इंटरप्रिटेशन दे के एक नया प्रेसिडेंट सेट कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट की इंपावरमेंट है, उसकी पावर है, ठीक है। तो ये दूसरा इशू था। तीसरा इशू, वेदर द इंडिसिया, इंडिसिया मतलब टेस्ट इंडिकेटर्स, व्हाट आर द इंडिसिया एंड टेस्ट इंडिकेटर, जिससे मालूम पड़े कि इंस्टीट्यूशन जो है वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। भाई हम क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं जिसके बेस पे हम बोल दें कि यार ये इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी है, ठीक है। अब जैसे आप देखो बहुत सी चीजें हैं, जैसे यार सेडेशन पहले हुआ करता था, अब तो नहीं है सेडेशन, अब तो एक्ट इंडेंजरिंग सोवरेनिटी ऑफ नेशन है, ठीक है, 152 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। वही मैंने कहा सेक्शन याद नहीं रहते मुझे, पर हाँ अगर हम लोग बोले कि क्या इंडिसिया, देखो इंडिकेटर्स ऐसे क्यों, देखो यार कई बार ऐसा किया, देखो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी तुमने बोल दिया, अब ये तो एक टर्म है वेग सा माइनॉरिटी, क्या है वो क्राइटेरिया और थ्रेशोल्ड कि तुम एक यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी मानो? या सेडिशन के एग्जांपल में क्यों लिया, या कोई भी, भाई उन्होंने लिखा हुआ है बीएनएस में, एक्ट इंडेंजरिंग सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सोवरेनिटी इंटीग्रिटी आपने पढ़ा होगा प्रियम्बल में, पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो क्या बताऊं फिर मैं आपका, पर सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी भाई आपने पढ़ा ही होगा। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी क्या होती है, क्या उसकी कोई प्रिसाइज डेफिनेशन है, या फिर क्या वो ग्राउंड्स हैं कि आप बोल सकते हो कि यार देश की सोवरेनिटी पे खतरा है? ये तो क्या होती है सोवरेनिटी, कोई प्रिसाइज डेफिनेशन? तो उसके लिए अलग अलग केसेस होंगे, उन पर गाइडलाइंस आएंगी और फिर केस टू केस बेस पे जज किया जाएगा कि क्या हुआ। ऐसे ही यहां पे बोला जा रहा है कि क्या वो इंडिकेटर्स है कि यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी बोल सकते हो जस्ट बिकॉज कोई माइनॉरिटी इसको एस्टैब्लिश कर माइनॉरिटी हो गया, या फिर और भी कोई रीजंस हैं, और भी कोई प्रीकर्सर्स हैं, तो उन पे भी क्या कहते हैं कि इशू बनाया गया, ठीक है। तो अब समझते हैं इसको कि हुआ क्या, ठीक है। पहले तो प्रोविजंस इन्वॉल्व देख लो यार, देखो भाई, देखो मैंने वही बोला 30 क्लॉज 1, राइट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मैंने बोला भी क्या रीजन है माइनॉरिटीज का कल्चर प्रोटेक्ट करने का, और आर्टिकल 29 और कुछ नहीं है, ये राइट ऑफ माइनॉरिटीज बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर। और 1920 का एमयू एक्ट इसके अंदर इन्वॉल्व ही था। प्रोविजन मैंने नहीं लिखे उसके कि कौन से इन्वॉल्व थे, क्योंकि मुझे लगा नहीं कि वो इतना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि और इतना डीप में मैं पढ़ा भी दूं लिखा भी दूं, भाई कितना याद करोगे? 1000 केस के हर एक तह तक जाओगे, फिर तो देना क्लैट पी 2037, ठीक है। तो अभी तक इतना करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स की, क्योंकि यार कोई भी केस शेप होता है उसके आर्ग्यूमेंट से। जब हम लोग एक केस को पढ़ते हैं तो हमें सबसे ज्यादा क्लियर आइडिया देते हैं उसके आर्ग्यूमेंट्स की, क्या इस केस में एक साइकी थी दोनों साइड ऑफ द पार्टीज की, ठीक है। तो पहला आर्ग्यूमेंट फ्रॉम पिटिशनर्स, दैट इज
एएमयू इटसेल्फ, ठीक है, और फिर रिस्पोंडेंट पे आएंगे जो नरेश अग्रवाल जी थे। देखो, इनकी डिमांड थी फॉर माइनॉरिटी स्टेटस, और इनका था अगेंस्ट माइनॉरिटी स्टेटस। अब पहले फॉर माइनॉरिटी स्टेटस, जो एएमयू ने बोला कि हमें माइनॉरिटी स्टेटस मिले, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो 1920 का जो एक्ट था, ठीक है, उन्होंने क्या, उस एक्ट का सिर्फ एक ही काम था, इट हैड ओनली वन सिंगल पर्पस, दैट इज टू गिव अ लीगल फॉर्म टू द यूनिवर्सिटी। बेसिकली वो एक्ट जो है उससे क्या कहते हैं, और कुछ नहीं हो रहा था, यूनिवर्सिटी तो ऑलरेडी स्टैब्लिश थी। जैसे यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर था, यूनिवर्सिटी में किताबें हो रही थी, कुछ भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, यूनिवर्सिटी वाज स्टैब्लिश्ड। बस एक्ट ने क्या किया, इस पूरे एस्टैब्लिशमेंट को एक लीगल फॉर्म दे दिया। लीगल फॉर्म से मेरा मतलब क्या है? लीगल फॉर्म से मेरा मतलब है वैलिडिटी, लीगल वैलिडिटी। आप लीगल वैलिडिटी कैसे देंगे किसी चीज को? उसको लॉ में तब्दील करके। और लॉ कैसे बना? वाया एक्ट। तो उनका पहला ही जो आर्गुमेंट था वो बोला कि भैया जब ये एक्ट 1920 बना, इसने और कुछ नहीं किया, इसने हमारी यूनिवर्सिटी को एक लीगल फॉर्मेट दे दिया। बाकी हम पहले से ही स्टैब्लिश थे एज अ माइनॉरिटी है ना, मुस्लिम कम्युनिटी यूनिवर्सिटी। उसके बाद उन्होंने क्या बोला? स्टैट्यूट यहां पे देखो लिखा भी हुआ है, इट्स अ फॉर्मेलिटी, ये बस एक फॉर्मेलिटी थी लीगल फॉर्म देने के लिए। उन्होंने बोला कि आर्टिकल 30, ठीक है, आर्टिकल 30 हिस्टोरिकल जेनेसिस का फायदा तो उन्होंने बोला कि हमको मिलना चाहिए कि भाई देखो ये शुरू भी सर सैयद अहमद खान ने करी थी एज एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज, मतलब वो शुरू ही हुई थी टू प्रिजर्व द कल्चर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। समझे? इन्होंने दो ग्राउंड्स तो यही दिए कि भाई एक्ट का काम और कुछ नहीं था, हम पहले से स्टैब्लिश थे, उसने बस हमको एक फॉर्म दिया। और ये हिस्टोरिकल जेनेसिस से आपको मालूम पड़ रहा है कि जो एक्ट था उसका सिर्फ एक काम था। बेसिकली जो एक्ट बना था उसमें शुरुआत में बताया था कि इट्स एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज, विच इज वाई कि यहाँ पे इसका रोल ही यही था यूनिवर्सिटी का कि आप मुस्लिम कल्चर को प्रिजर्व करेंगे। एंड फिर उन्होंने बोला स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 30 के बारे में। स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 30 से मेरा मतलब क्या है? उन्होंने बोला आर्टिकल 30 इज अ आर्टिकल विच मस्ट बी इंटरप्रिटेड इन अ वेरी लिबरल मैनर। देखो, दो तरीके के इंटरप्रिटेशन बताने जा रहा हूं मैं इस समय। एक होता है, वैसे होते तो बहुत सारे हैं, पर जब आपने पढ़ा भी होगा, आपके यहाँ सब्जेक्ट होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस्लेशंस। बट मेरा काम अभी वो पढ़ाना यहाँ पे नहीं है, वो भी हम उस पर भी कभी आएंगे, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा मैं, प्रॉपर वन शॉट टाइप का, ठीक है, घंटे भर 2 घंटे भर टाइप का, क्योंकि आई डोंट थिंक सो ज्यादा वो लेक्चर डिजर्व करता है। बहुत छोटा सब्जेक्ट है, उसको ढंग से समझ लोगे एक बार, 1-2 घंटे में पढ़ के धीमे धीमे ही सब कुछ हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चाहूंगे तो अगर ये मैं आपसे पोल करूंगा चैनल पे कि आप लोग क्या चाहते हो, लाइक छोटे छोटे वीडियो की सीरीज आए कि पूरा लंबा वीडियो है। बाकी मेरे हिसाब से हाँ, यहाँ पे बोला क्या गया, जब आप इंटरप्रिटेशन की बात करते हो तो दो तरीके की इंटरप्रिटेशन को मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। एक होता है स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, मतलब जैसे आप क्रिमिनल लॉ पढ़िए, टैक्सेशन लॉ पढ़िए। क्रिमिनल लॉ और टैक्सेशन लॉ में जो है हमेशा एक स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होता है। मतलब आप जो है उसको जब इंटरप्रेट करते हो तो आप जैसा लिखा है ग्रामेटिकली वैसा ही इंटरप्रेट करोगे, अपना दिमाग नहीं लगाओगे। बट लिबरल इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, आप देखते हो प्रोविजन के पीछे, उस प्रोविजन के पीछे की मेंटल लाइक साइकी क्या थी, किस वजह से वो प्रोविजन डाला गया था, व्हाट वाज द स्पिरिट ऑफ दैट प्रोविजन। जैसे आर्टिकल 30 आप प्लेन उसका टेक्स्ट पढ़ो तो उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप किस बेसिस पे आप माइनॉरिटी स्टेटस दोगे यूनिवर्सिटी को, बट उस की मेजर स्पिरिट जो लीगल स्पिरिट थी, दैट वाज अलाउइंग माइनॉरिटीज टू प्रिजर्व देयर कल्चर वाया एजुकेशन। तो वो कैसे करेंगे वो लोग? जब उनको माइनॉरिटी स्टेटस मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने बोला माइनॉरिटी स्टेटस की वजह से कि हम अपने कम्युनिटी के कई से कई लोगों को रिजर्वेशन दे पाएंगे, या फिर वहां पर्टिकुलर ला पाएंगे उस जगह पे, बाकी कम्युनिटी के लोगों को भी लाएंगे, और हम अपने बारे में पढ़ाएंगे, बाकी नॉर्मल पढ़ाई भी होगी, ठीक है। तो उन्होंने बोला जो स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 30 है उसको मद्देनजर रखते हुए आप हमें माइनॉरिटी स्टेटस ग्रांट करिए। दैट इज द रीजन व्हाई आर्टिकल 30 वाज इंस्टीट्यूटेड एंड इंस्टॉल्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन एट फर्स्ट प्लेस। अब आते हैं अगेंस्ट में, जो कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या बोला? देखो, उन्होंने बोला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, जब का ये एक्ट है 1920 का, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो क्या थी? वो थी सोवरेन। मतलब जो इंडिया की गवर्नेंस थी वो किसके हाथ में थी? वो थी ब्रिटिशर्स के हाथ में। तो उन्होंने ये चीज बोली कि ब्रिटिशर्स ने एट द टाइम, उनके पास एक पावर थी यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करने की वाया एक्ट, ठीक है, और एक्ट के थ्रू वही उन्होंने स्टैब्लिश किया। तो जस्ट बिकॉज ये एक्ट के थ्रू ब्रिटिशर ने किया और ब्रिटिशर उसमें सोवरेन पावर थे, तो ये एक सोवरेन एक्ट है। सोवरेन मतलब गवर्नमेंट का खुद का एक्ट। तो जब गवर्नमेंट खुद ही वो कर रही है, सोवरेन खुद ही वो कर रही है, तो उसको हम एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कैसे मांग सकते हैं? हालांकि 1981 में अमेंडमेंट हो गया, उन्होंने लिखा एस्टैब्लिशमेंट मुस्लिम ऑफ इंडिया, बट जब एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका 1920 में ओरिजिनली, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसमें सोवरेन। तो जब सोवरेन कोई काम कर रही है, सोवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मतलब बेसिकली माइनॉरिटी स्पेसिफिक कैसे सोवरेन माइनॉरिटी की हेल्प कर सकती है। पर सोवरेन का एक्शन कोई माइनॉरिटी एक्शन नहीं होता है, ठीक है। सोवरेन इज द सुप्रीम पावर। ऑस्टिन की कमांड थ्योरी पढ़ाऊंगा, समझ में आएगा सोवरेन क्या होता है अच्छे से। उसके अलावा
दूसरा आर्गुमेंट था, इनका आर्गुमेंट मेरा सही था, दूसरा आर्गुमेंट था नेशनल इंपॉर्टेंस। नेशनल इंपॉर्टेंस इनका क्या मतलब था, देखो इन्होंने बोला कि जो बेसिकली आपकी वो है एएमयू, ठीक है, वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जिसको मेजॉरिटी फंडिंग जो मिलती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है, ठीक है, वो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से मेजर फंडिंग मिलती है। तो इस वजह से उसको अपने आप ही कोई माइनॉरिटी स्टेटस की जरूरत नहीं है। जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग लेती है और अपने सारे खर्चे चलाती है तो वो उसी समय अपना माइनॉरिटी स्टेटस सरेंडर कर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये उनका दूसरा आर्गुमेंट था। तो दीज वर द आर्गुमेंट फ्रॉम बोथ द साइड्स, ठीक है, क्योंकि भाई आर्गुमेंट पढ़ो दोनों साइड के पढ़ो, वरना एक साइड पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अब आ जाते हैं डिसीजन पे कि भाई क्या, एक मिनट, ठीक है, रुको, बेसिकली मैं ये बता देता हूँ डिसीजन हुआ क्या था, ठीक है, वहां पे जाऊंगा फिर उल्टा पुल्टा होगा। देखो उन्होंने सिंपली डिसीजन में कुछ बातें बोली और हर एक तरीके से एयर क्लियर करने की कोशिश करी। उन्होंने पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट करी, उन्होंने कहा जो सुप्रीम कोर्ट है कि एस अजीज बादशाह केस जो होगा वो क्या हो जाएगा, जी हाँ वो ओवर रूल्ड हो जाएगा। उन्होंने माइनॉरिटी स्टेटस के फेवर में बोला, इसलिए उन्होंने एस अजीज बादशाह केस को ओवर रूल कर दिया। और क्यों ओवर रूल किया, उन्होंने बोला कि जो 1967 का जजमेंट था वो एक रॉन्ग जजमेंट था, गलत जजमेंट था। एएमयू इन द फर्स्ट प्लेस वाज क्रिएटेड फॉर मुस्लिम्स ऑफ इंडिया व्हिच इज अ माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया। दैट इज द रीजन व्हाई 1967 में जो जजमेंट आया उसमें जो बेंच थी उसने किया, और मतलब एरर, गलती करी इंटरप्रिटेशन में, इसलिए इस जजमेंट को ओवर रूल कर दिया गया, मतलब ये जजमेंट अब हेंसफोर्थ वैलिड नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हम एक टेस्ट ले डाउन करेंगे, और टेस्ट का नाम क्या रखा बताता हूं अभी। उन्होंने एक टेस्ट ले डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने, और टेस्ट का नाम क्या था, उस टेस्ट का नाम था ब्रेन टेस्ट। ब्रेन टेस्ट से मेरा मतलब क्या है, उन्होंने बोला कि एक इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी हो सकता है पर हमको उसका ब्रेन टेस्ट करना पड़ेगा, हु इज द ब्रेन बिहाइंड इट, ठीक है, लाइक उसके फंड्स, जो उसका लैंड है, उसके यहाँ जो डिसीजन हो रहे हैं फीस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उसके यहाँ और भी चीजें जो हो रही हैं, उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। अब जैसे आप सब ने जोधा अकबर देखी होगी, ठीक है, नहीं देखी है तो मौका मिले तो देख लेना। बेसिकली अकबर जो है, when he became king, when Humayun died, he was merely like 15 years old, or like even younger, like 12 years old. तो उसका एक किंग रीजेंट बनाया गया था, बैरम खान, ठीक है। तो वो रीजेंट कौन था, रीजेंट जो था बैरम खान। बैरम खान का एक काम था कि यार अभी ये इंसान जो है ये बहुत छोटा है, ये अभी इतना समझदार नहीं है कि ये सियासत की बातें, जंग वगैरह सब समझ पाए, तो मैं इसको ट्रेन करूंगा, और टिल जब तक ये अपनी मैच्योरिटी अचीव नहीं कर लेता, इसकी एज बड़ी हो जाती, मैं डिसीजन लूंगा इसके बिहाफ पे, इसके नाम के अंडर। तो यहां पे टिल द एज ऑफ मेजॉरिटी जो अकबर के डिसीजन थे, वो बिहाइंड द हैंड वो बैरम खान के डिसीजन थे। बेसिकली मैं ये क्यों बता रहा हूं, ब्रेन टेस्ट का भी यही हिसाब है। आप एएमयू या किसी यूनिवर्सिटी की बात करिए तो उसकी माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टेटस को आप कैसे डिसाइड करेंगे, उसके पीछे का ब्रेन क्या है, कौन उसके यहाँ डिसीजन ले रहा है। अगर डिसीजन उसके यहाँ माइनॉरिटी कम्युनिटी के हिसाब से ही हो रहे हैं, उसके फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, उसका डिसीजन कैसे लिए जा रहे हैं उसके यहाँ, उसका लैंड किसने दिया है, हर एक चीज को दिमाग में रख के तब आप डिसाइड करेंगे कि उसके पीछे का ब्रेन कौन है, ब्रेन के बेस पे हम उसको माइनॉरिटी स्टेटस देंगे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। और उसके अलावा उन्होंने बोला कि वाइल, देखो उन्होंने सिंपली ये सब जो ले डाउन करा वो तो करा ही करा, उन्होंने एक और चीज बोली, उन्होंने कहा कि इमीडिएटली एमयू को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं देना है हम लोगों को, ठीक है, हम लोग एक प्रॉपर नई 3 जज बेंच बिठाएंगे और वो डिसाइड करेगा। बट उन्होंने एस अजीज बादशाह केस को ओवर रूल कर दिया, ठीक है। और एक चीज उन्होंने और बोली, उन्होंने एक दो कंसेप्ट होते हैं, इनकॉर्पोरेशन और इस्टेब्लिशमेंट, उनमें एक डिस्टिंग्विशमेंट किया। वो क्या बोला उन्होंने, उन्होंने दो डिसीजन जो जो टर्म होते हैं इनकॉर्पोरेशन और इस्टेब्लिशमेंट, उसमें क्या डिसीजन दिया, उन्होंने बोला कि जो इनकॉर्पोरेशन होता है उसका मतलब होता है यूनिवर्सिटी को बनाना, ठीक है, और इस्टेब्लिशमेंट होता है फाउंडिंग सोल ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आई बिलोंग टू, आई डोंट थिंक सो ये बोलना ठीक होगा यहाँ पे, पर चलो फिर भी एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, दिल पे कोई मत लेना यार। जैसे आई बिलोंग टू ब्राह्मण कम्युनिटी, ठीक है, तो अब मैं इस कम्युनिटी को, हाँ बिल्कुल मैं समझना कि मैं कोई बहुत यहाँ पे कास्टेस्ट इंसान हूँ, मैं डिस्क्लेमर पहले से दे दूँ, मेरा काम है यहाँ पे समझाना, तो बस मैंने एग्जांपल ले लिया, खुद का नाम ले रहा तो एग्जांपल ले लिया। जैसे आई बिलोंग टू ब्राह्मण कम्युनिटी, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ कि मैं एक यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करता हूँ, ठीक है, यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि यार इसके में अंदर ना ब्राह्मण कल्चर को सिखाया जाएगा
और ब्राह्मण्स की वैदिक कल्चर और ब्राह्मण्स की जो आर्किटाइप्स जितने भी वो सब समझाए जाएंगे, और हमारी ये ब्राह्मण्स की माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है। तो ये जो मैं कर रहा हूँ, ये मैं उस यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट कर रहा हूँ। बेसिकली मैं फाउंडर और सोल हूँ उस यूनिवर्सिटी की, मैं ब्रेन हूँ उस यूनिवर्सिटी का। अब इनकॉर्पोरेशन की जहां तक बात है, अभी यूनिवर्सिटी ने बना तो दी, 4 दीवारें खड़ी कर दी, बिल्डिंग बना दी, लोग भर लिए। अब उसकी डिग्री की वैलिडिटी क्या है, उसके बेसिस पे कौन इंसान होगा जिसको जॉब मिलेगी या क्या होगा। ठीक है, जॉब तो खैर आजकल अच्छी सी यूनिवर्सिटी से भी नहीं मिल रही, तो कहीं मिलेगी, पर बता रहा हूँ कि यहाँ पे इसकी वैलिडिटी क्या होगी डिग्री की, क्या इस डिग्री के बाद कोई इंसान जिंदगी में क्या कर पाएगा, वो डिपेंड करेगा इसके लीगल स्टेटस पे। लीगल स्टेटस कैसे बनेगा, जब यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेट होगी। इनकॉर्पोरेट मान लो मैंने कोई एक्ट पास हुआ और उससे ये इनकॉर्पोरेट हो गई, तो ये जो एक्ट, ये जो काम हुआ, ये जो एक्ट पास हुआ, उसको लीगल स्टेटस मिला, ये इनकॉर्पोरेशन है। बट जो ये स्टैब्लिशमेंट हुआ, जो शुरुआत में मैंने एक विजन के साथ इसको बनाया, वो स्टैब्लिशमेंट है। तो हम लोगों को इनकॉर्पोरेशन से हटके स्टैब्लिशमेंट पे ध्यान देना है जब हमें माइनॉरिटी स्टेटस डिसाइड करना है। ये इनका लास्ट डिसीजन था। हाँ, माइनॉरिटी स्टेटस के लिए अभी भी एक बेंच बनी हुई है जो डिसीजन हो रहा है, बट स्टिल ये पूरा रामकथा थी जो इस पे हुई। तो आई गेस यू गॉट माई पॉइंट, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो अगले केस पे चलते हैं, ठीक है, धीमे धीमे अगला केस भी समझेंगे, हर एक चीज समझेंगे। Another very important case. सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये अगेन मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो केस का नाम है सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस केस को अच्छे से डील करते हैं। तो हुआ क्या था इस केस में, आज हम लोग पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में बात करेंगे। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कहाँ होते हैं, देखो दो होते हैं, एक तो यूनियन लेवल पे यूनियन मिनिस्टर के 105 में होते हैं, स्टेट मिनिस्टर के 194 में होते हैं। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आप समझ लीजिए क्यों मैं बता रहा हूँ ये केस इंपॉर्टेंट है। देखो 7 जज, ठीक है, 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, 7 जज की बेंच बैठी हुई थी। ठीक है, जब 7 जज की बेंच बैठती है तो अपने आप समझ जाओ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन लीड कर रहा था इसको, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ लीड कर रहे थे। उसके अलावा और कौन कौन लोग थे, जस्टिस ए एस बोपन्ना थे, जस्टिस एम एम सुंदरेश थे, जस्टिस पी एस नरसिम्हा थे, जस्टिस जे बी पारदीवाला, जस्टिस संजीव कुमार एंड जस्टिस मनोज मिश्रा सर। तो ये प्रॉपर 6 लोगों की बेंच थी, 7 लोगों की। तो इसमें पूरा जो फैक्ट है उसको डिस्कस करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस करेंगे, हर एक चीज डिस्कस करेंगे। आई एम सॉरी जो ये थोड़ा सा खेद हुआ, ठीक है, अभी उसको हम लोग उसके बाद देख लेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, फिलहाल पीपीटी शेयर हो जाएगी, बट अभी बात करते हैं केस की कि यार पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, बात करते हैं शुरुआत कहाँ से हुई। तो ऑल द इंसिडेंट्स एंड ऑल द लाइक कल्मिनेशन ऑफ द इंसिडेंट्स हैपनिंग इन 2012। 2012 में होता क्या है, सीता सोरेन जो थी वो झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली की एक मेंबर थी। ठीक है, फ्रॉम द पर्टिकुलर पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उन पे एक एक्यूजेशन लगा था। कौन सा एक्यूजेशन लगा था, एक्यूजेशन ऑफ टेकिंग ब्राइब। ब्राइब पता है ना, घूस, कि उन्होंने घूस ली है, उन्होंने ब्राइब ली है। अब ब्राइब क्या था, उनके प्रति जो एलिगेशन था ब्राइबरी का, वो ये था कि उन्होंने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से पैसा लिया, और ताकि वो कहते हैं उसके लिए राज्यसभा इलेक्शन में 2012 के वोट कर सकें। ब्राइबरी कैसे, टू वोट फॉर एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इन राज्यसभा इलेक्शंस। तो दिस वाज हैपनिंग, ये पूरा शुरुआत थी इशू की। ठीक है, अब इंस्टेड कि उन पे एलिगेशन था ब्राइब लेने का, ठीक है, उन्होंने वोट नहीं किया उस इंसान के फेवर में। ठीक है, तो उन्होंने अपनी ही पार्टी क्या कहते हैं कैंडिडेट के लिए वोट किया। तो उनका एक बचाव जो उन्होंने दिया, उन्होंने कहा देखो यार मुझ पे एलिगेशन था, पर तुम लोग ये कैसे कह सकते हो एलिगेशन था, मैंने तो इस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए वोट ही नहीं किया, मैं तो अपनी पार्टी के मेंबर के लिए ही वोट किया है, तो ये एलिगेशन बोगस है। उनका ये ग्राउंड था। अब आगे क्या होता है, इस ट्विस्ट के बाद क्या होता है कि सीबीआई वो पिक्चर में आती है। सीबीआई क्या करती है, सीबीआई ने उनके खिलाफ एक चार्जशीट फाइल करी। सीबीआई ने आफ्टर द ट्विस्ट एक चार्जशीट फाइल करी। जब सीबीआई ने चार्जशीट फाइल करी तो
उसमें क्या कहते हैं, सोरेन जी ने, सुशीता सोरेन जी थी, वो झारखंड हाईकोर्ट को अप्रोच करती हैं ताकि ये प्रोसीडिंग जो उनके खिलाफ है चार्जशीट वाली, ये क्वॉश कर दी जाए। ये प्रोसीडिंग एकदम इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि उन पे जो एलिगेशन था पैसा लेने का, उन्होंने कोई वोट ही नहीं किया किसी इंसान के, उन्होंने अपने पार्टी के इंसान के फेवर में वोट किया, इंडिपेंडेंट पार्टी वाले के फेवर में नहीं वोट किया। तो हुआ क्या, हाईकोर्ट ने उनकी प्री रिजेक्ट कर दी। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तो एक ही चुरा बनता है भाई कि आप सुप्रीम कोर्ट जाओ। तो सुप्रीम कोर्ट में इनकी प्ली सुनवाई हुई और फिर डिसीजन हुआ इन द केस ऑफ सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब आ जाते हैं इश्यूज क्या थे, ठीक है, इश्यूज समझते हैं। देखो इश्यूज क्या इन्वॉल्व थे, उन्होंने बोला कि देखो क्या जो दो आर्टिकल्स हैं, मैं दो आर्टिकल्स अभी बता दे रहा हूं, प्रोविजन में भी काम आएंगे ये, 105 क्लॉज 2, 194 क्लॉज 2, ये जो दो आर्टिकल हैं ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में बात करते हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में बात करते हैं जी, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के जो ये आर्टिकल हैं, क्या एक इंसान को ऐसे भी प्रोटेक्ट करते हैं कि यार वो ब्राइब लेते पकड़ा जाए तो भी उसको छोड़ दिया कि उसका प्रिविलेज है कि वो पार्लियामेंट का मेंबर है। दे ऑल्सो कवर ब्राइबरी, एलिज्ड ब्राइबरी, चलो एलिज्ड ब्राइबरी, ठीक है, ये पहला इशू था। दूसरा इशू, एक जजमेंट आया था पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव जजमेंट आया था, पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस ऑफ इंडिया, ठीक है, पीवीआर लिख गया यार, मूवी देखने जा रहा हूं क्या मैं, पीवी नरसिम्हा राव। इस केस में बोला गया था भाई कि एक मिनिस्टर कोई भी चीज करता है जो गलत है तो वो हर एक चीज, उसका एक्शन जस्टिफाइड है जस्ट बिकॉज ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। एक एब्सोल्यूट इम्यूनिटी दे दी गई थी, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी दे दी गई थी इस केस में। तो इसको भी फिर यहाँ पे क्वेश्चन किया गया कि क्या ये इम्यूनिटी ठीक है, ये डिसीजन जो आया था ये ठीक था कि यार ये डिसीजन गलत था। आप लोगों को खुद समझ में आना चाहिए कि गलत था, पर चलो ठीक। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू था वो था कि यार ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी जो होता है, को कंप्लीट कब होता है, ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी कब कंप्लीट होता है। जैसे घूस, जैसे कोई भी ऑफेंस है भाई, जैसे मान लो मर्डर है, मर्डर जो है आप सेक्शन 100, ठीक है, 100 नहीं 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 100 ही होता है ना, हाँ 100 ही होता है, 100 BNS, ठीक है, इसको आप उठा के पढ़ते हो तो आप देखोगे मर्डर के इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं आपको, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हार्म, बॉडीली इंजरी, विद द इंटेंशन ऑफ, लाइक विद इंटेंशन और विद नॉलेज दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ। थर्ड में आपका थर्ड क्लॉज उसमें है कि नॉन प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस, फोर्थ में है सो इमिनेंटली डेंजरस, ये टाइप की चीजें दी हुई हैं। पर मर्डर भी कंप्लीट कब होगा, उसकी स्टेज है ना क्राइम की। जैसे आप पहले मेंसरिया, इंटेंशन बनाते हो, प्रिपरेशन करते हो, अटेम्प्ट करते हो, फिर अटेम्प्ट जो है आपका कंप्लीट होता है, सिर्फ अटेम्प्ट तक नहीं रह गया, अटेम्प्ट तक रह गया तो फिर अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, कंप्लीट हुआ, इंसान मर गया, तब वो मर्डर बनता है, ठीक है। इसमें बहुत पढ़ते हैं प्याज की तरह, इसको भी जब हम लोग पढ़ेंगे क्रिमिनल लॉ शुरू करने वाले सीरीज तो उसमें अच्छे से डील करेंगे। पर हाँ, तो यही चीज पूछेगी ब्राइबरी का ऑफेंस कंप्लीट कब होता है, क्या स्टेजेस है ब्राइबरी के ऑफेंस। ये तीसरा इशू था कि हम माने कि ना माने कि इन्होंने ब्राइबरी करी सीता सोरेन जी ने। तो दिस वर द इश्यूज। अब बात करते हैं पहले तो भाई हम लोग कि प्रोविजन कौन कौन से इन्वॉल्व थे। एक तो भाई दो मैंने तुमको बता ही दिए, 105 क्लॉज 2 एंड 194 क्लॉज 2 जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट के नेताओं के और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के नेताओं के। ये क्या होता है, ये बोलता है लेजिस्लेटर हैव एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन फॉर एक्ट्स परफॉर्म्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ठीक है, इसको याद रखना। बेसिकली बोलता है लेजिस्लेटर्स हैव, ये भी यही बोल रहा है देखो, एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी फॉर एक्ट्स परफॉर्म्ड ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। जो हाउस है उसके फ्लोर पे, मतलब बेसिकली आप जब हाउस में कोई भी एक्ट परफॉर्म करते हो तो वो आपको इम्यूनिटी देता है। जैसे देखो यार, ये चीज क्या है ना, ये चीज जरूरी इसलिए है कि भाई अगर आप हाउस में मान लीजिए कोई लेजिस्लेटर है, उसने कोई बात बोल दी जो जरूरी थी बोलना, पर किसी को बुरी लग गई, अब वो डिफेमेशन का केस डाल दे रहा है, ऐसे तो लेजिस्लेटर काम ही नहीं कर पाएंगे अपना। हर छोटी छोटी बात पर अगर उन पर कोर्ट केस होने लगेंगे तो फिर वो अपना काम कब करेंगे, आप खुद समझिए।
जब उन पर छोटी छोटी बातों पे केस हो जाएगा तो वो काम ही नहीं कर पाएंगे अपना। तो इसीलिए इम्यूनिटी दी गई थी। पर क्या ये इम्यूनिटी जो एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दी गई है ऑन द फ्लोर, क्या ये ठीक है? इस पे भी बात हुई है इस केस में। और दूसरी जो कहते हैं एक्ट इसके अंदर इन्वॉल्व था, वो था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ये एक्ट का इसलिए इन्वॉल्वमेंट था, इस एक्ट के थ्रू यहां पे बोला जाता है इस एक्ट में कि कोई पब्लिक सर्वेंट, कि भाई एट द एंड लेजिस्लेटर भी है तो पब्लिक सर्वेंट ही, वो अनड्यू एडवांटेज नहीं ले सकता। अनड्यू एडवांटेज मतलब जो एडवांटेज के लिए वो हकदार नहीं है, जैसे कि घूस, हवाला, इस टाइप की चीजें वो नहीं कर सकता। ठीक है, अब आ जाते हैं आर्ग्यूमेंट्स क्या थे। देखो यार, आर्ग्यूमेंट दोनों साइड समझेंगे, क्योंकि एक साइड के आर्ग्यूमेंट सुन के हम खेल नहीं खेलते। हम लोग नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। इन दिस क्लास वी ओबे द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, दैट इज ऑडी अल्ट्रम पाल्ट्रम, नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो बात क्या हुई? बात ये हुई, जब आर्ग्यूमेंट की बारी आई तो जो एपिलेंट थे उनके आर्ग्यूमेंट अलग थे, रिस्पोंडेंट के आर्ग्यूमेंट अलग थे। एपिलेंट कौन थी? आपको पता ही होगा, सीता सोरेन। और रिस्पोंडेंट थे ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, दोनों के आर्ग्यूमेंट पढ़ते हैं। तो अपेलेंट ने क्या बोला बेसिकली, रिस्पोंडेंट सॉरी इसमें वो थे शायद से सीबीआई, हाँ सीबीआई थी, सीबीआई थी, याद रखना, ये सीबीआई ने चार्जशीट फाइल करी थी, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी। तो अपेलेंट ने क्या बोला? अपेलेंट ने बोला कि जो सीता सोरेन थी, उन्होंने बोला कि पीवी नरसिम्हा राव का जो केस था उसमें ये बोला गया है कि लेजिस्लेटर के पास एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन है, वो कुछ भी करे हाउस में उस पर। ठीक है, तो वो अगर घूस ले भी रही थी तो भी वो कुछ गलत नहीं करी, उन्होंने ली ही नहीं उनके हिसाब से। तो उन्होंने पहले तो पीवी नरसिम्हा राव का डिक्टम बोला और बोला कि मेरे पास है भैया एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं नेता हूं, चाचा विधायक हैं हमारे। ठीक, ये उन्होंने बोला। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर हम लोग आर्टिकल 105 और 194 को ब्रॉडली इंटरप्रेट करें, ठीक है, तो इट इज एबल टू कवर, ठीक है, ब्राइबरी एज वेल। अगर हम लोग 194 और 105 जिसमें लिखा हुआ है एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी एक्ट, एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी एक्ट, तो हम एनी एक्ट जो है उसको हम लोग ब्रॉड इंटरप्रिटेशन देते हैं। ठीक है, लिबरल इंटरप्रिटेशन जिसे कहा जाता है कि यार थोड़ा लिबरली इंटरप्रेट कर दें, तो इसके अंदर ब्राइबरी के एलिजेड एक्ट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, ये भी कवर्ड है। दिस वाज द एलिगेशन, लाइक दिस वाज द आर्गुमेंट फ्रॉम सीता सोरेन। नाउ सीबीआई के आर्गुमेंट सुन लो यार। ठीक है, सीबीआई ने क्या बोला? सीबीआई ने बोला कि जो ब्राइबरी होती है वो एक बेसिकली इंटेग्रिटी पे हमला है। बेसिकली क्या उन्होंने बोला कि जो डेमोक्रेसी है उसका फाउंडेशन बेस्ड है इंटेग्रिटी पे। फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन इंटेग्रिटी। तो जब हमने बोला कि भाई फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी बेस्ड है इंटेग्रिटी पे, तो हम अगर ऐसी चीजें अलाउ करने लगे, ब्राइबरी पे भी आपको इम्यूनिटी दे दें, तो फिर तो इंटेग्रिटी एकदम खत्म हो जाएगी, लोगों का डेमोक्रेसी से विश्वास उठ जाएगा और गवर्नमेंट भी किसी काम की नहीं रहेगी। कि जब नेता लोगों को सभी कुछ अलाउड है तो कैसे काम चलेगा? दूसरी चीज उन्होंने बोली कि यहां पे हम लोग जो इसको ढंग से इंटरप्रेट करें तो ये दिया गया था प्रिविलेज फॉर फ्री स्पीच एंड फियरलेस वोटिंग। समझे, ये दिया गया था जो आर्टिकल 194 क्लॉज 2 और 105 क्लॉज 2 फॉर फ्री स्पीच एंड फियरलेस वोटिंग। ये इसलिए नहीं दिया गया था कि मास्किंग द क्रिमिनल एक्ट्स, ये क्रिमिनल एक्ट्स को मास्क करने के लिए नहीं दिया गया था कि आप क्रिमिनल एक्ट्स अपने जो है वो मास्क कर लें इसके थ्रू। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट उन्होंने बोला कि जो नरसिम्हा राव वर्डिक्ट है वो एक पैराडॉक्स क्रिएट करता है। पैराडॉक्स कैसे क्रिएट करता है? कि वो मतलब बेसिकली ब्राइब जो टेकर है उसको क्या कहते हैं, मतलब जो वोट करता है वो इम्यून है, ठीक है, और बट जो ब्राइब टेकर जो वोट नहीं करता है वो प्रोसिक्यूट हो जाता है। समझिए इस चीज को। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर कोई पैसा लेके वोट कर देता है तो फिर तो वो इम्यून है, क्योंकि यार उसने अपना किया। पर अगर मान लो कुछ नहीं किया तो उसने क्या कहते हैं फिर फंस गया, क्योंकि भाई बेसिकली उसने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया। मतलब ब्राइबरी के प्रॉमिस को अब एक सब्सटेंशियल फॉर्म मिल जा रहा है, एक लीगल फॉर्म मिल जा रहा है पीवी नरसिम्हा राव केस के बाद। ऐसा पैराडॉक्स क्रिएट हो रहा है। तो दिस वाज द आर्गुमेंट फ्रॉम सीबीआई एंड दिस वाज द आर्गुमेंट फ्रॉम सीता सोरेन। तो दीज आर्गुमेंट्स वर प्रीटी इंपॉर्टेंट कि हम लोग डिस्कस करें, उसके बाद हम लोग आगे चलें। अब आ जाते हैं हम लोग डिसीजन पे कि क्या डिसीजन हुआ था।
देखो यार, डिसीजन तो है बहुत सिंपल बोला गया था। उन्होंने बोला कि यार हम लोग कोई भी, जो बेसिकली एनोनिमस वर्डिक्ट आया था, उन्होंने बोला कि हम कोई भी तरीके से ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते आर्टिकल 105 105 क्लॉज 2 194 क्लॉज 2 का कि हम ब्राइबरी को लीगलाइज कर दें और हम लोग ब्राइबरी पे भी इम्यूनिटी दे दें। तो उनका पहला ग्राउंड ही था, देयर विल बी नो इम्यूनिटी फॉर ब्राइबरी, घूसखोरी से बिल्कुल नहीं छूटोगे। दूसरा जो उन्होंने ग्राउंड दिया, उन्होंने बोला कि नरसिम्हा राव केस एक बहुत ही अब्सर्ड इंटरप्रिटेशन देता है फॉर आर्टिकल 105 क्लॉज 2 194 क्लॉज 2, इसलिए उस केस को ओवर रूल कर दिया गया। उस केस को ओवर रूल कर दिया गया। और उसके अलावा उन्होंने बोला कि ब्राइबरी का जो ऑफेंस है, तीसरी जो इशू था, वो उसी मूवमेंट कंप्लीट हो जाता है जैसे ही ब्राइब एक्सेप्ट करी गई या उसका एग्रीमेंट किया गया कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। ठीक है, ब्राइबरी का ऑफेंस, द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी इज कंप्लीटेड द मोमेंट ब्राइब इज एक्सेप्टेड। समझे? दिस वॉज द इशू ऑफ, लाइक दिस वॉज द एंटायर जजमेंट। और उन्होंने फाइनली एक टू फोल्ड टेस्ट भी दिया, ठीक है, कि हम लोग प्रिविलेज कैसे क्लेम कर सकते हैं। प्रिविलेज उन्होंने कहा हम लोग टू फोल्ड टेस्ट के बेसिस पे क्लेम कर सकते हैं। दो ग्राउंड है, दो प्रिविलेज के ग्राउंड हैं। पहला ग्राउंड क्या बोला? पहला ग्राउंड बोला कि जो भी एक्ट हो एक मिनिस्टर का, वो कलेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ हाउस से रिलेटेड हो। कलेक्टिव फंक्शनिंग मतलब पूरे हाउस के बिजनेस से रिलेटेड हो। और उसके साथ उन्होंने क्या बोला? उसके बाद उन्होंने बोला कि वो बहुत ही नेसेसरी और एसेंशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए किया गया हो। नेसेसरी फॉर डिस्चार्जिंग एसेंशियल ड्यूटी। दीज वर द कहते हैं प्रीकर्सर्स एज वेल एज द आई वुड से डिसीजन एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द डिसीजन। सो ये पूरा डिसीजन हुआ, दिस वाज द डिसीजन, अ वेरी राइटियस डिसीजन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो फाइनली आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो, क्योंकि अभी मैं आपसे इतना ही बोल सकता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और आपको जो भी कंटेंट में कमी भी लग रही है वो भी बताइए, बाकी जो भी अच्छा लग रहा है वो भी कमेंट करिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो वी रियली लव इट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। माय नेम इज शौर्य एंड प्लीज़ कीप लर्निंग, वी विल ब्रिंगिंग मोर एंड मोर कंटेंट फॉर यू। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डू गिव इट अ वॉच। ठीक है, थैंक यू।